तो देखना स्टार्ट करते ये टॉपिक सेंटर ऑफ मास का मतलब होता क्या है। देखो यहाँ पर चैप्टर का जहां तक नाम आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नाम क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास, मतलब मास का सेंटर, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए जितने भी अभी तक आप पढ़ाई किए हो, ठीक है ना, वहां पे पढ़ाई हम लोग किए क्या है, एक्चुअल में सारे बॉडी को हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास को। देखो जैसे अगर मान लिया जाए, यहाँ पर देखा जाए तो देखते हैं, यहाँ पर एक सेकंड रुको। एक ट्रक है, ठीक है, इतना बड़ा साइज का ट्रक है। अब ये ट्रक जो है ना, आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करा रहे हो, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रक है और ये v वेलोसिटी से मूव करता है, और हम लोग कहते हैं कि क्या, कि ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मान लो 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, तो t इक्वल टू 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये पूछा जाता है आप लोग से, 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो s इज इक्वल टू vt, ठीक है। अब देखो इस पूरे मोशन को हम कैसे स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं, इस पूरे मास को, इस पूरे बॉडी को हम लोग एक पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, और उस पॉइंट को दे देते हैं वो वेलोसिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार हो, तो कार को एक पॉइंट से एक्सप्लेन कर दिया, और उस पॉइंट को फिर हम लोग बताते हैं कि उसको वेलोसिटी v दिया गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर टाइम इतने में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर बॉडी इस पे फोर्स लग रहा होता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, चाहे फोर्स यहाँ पे लग रहा हो, चाहे फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में देखना, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते थे, एक फोर्स ऊपर लगा दिए, दूसरा फोर्स ऐसे, और फिर इक्वेशन लिखते थे। तो कहीं ना कहीं समवेयर नोइंगली और अननोइंगली हम बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है। और कहीं भी आप जितना भी आप काइनेमेटिक्स पढ़ाई किए, डायनामिक्स पढ़ाई किए, वर्क एनर्जी पढ़ाई किए, देखिए कभी भी बॉडी का साइज से जो है वो पिक्चर में आया ही नहीं, उसको हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करके पूरा मोशन का स्टडी करना स्टार्ट कर दिए। तो एक्चुअल में वो पॉइंट कौन है पता है, वो पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब उस पूरे बॉडी का मास एम मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। और फिर हम इसके ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करेंगे। तो देखो पूरे ट्रांसलेशनल मोशन, अच्छा देखो अब बात यहाँ पर आ रहा है ट्रांसलेशनल मोशन क्यों बोल रहे हैं, तो कोई और तरह का मोशन भी होता है, तो हाँ होता है, रोटेशनल मोशन अभी पढ़ोगे, और अभी जहां तक जितना भी हम लोग पढ़ाई किए, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या होता है रोटेशन में, कि किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी एक पाथ के अलोंग मूव करता है, यहाँ पर एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, यहाँ पर पाथ के अलोंग मूव करेगा। ट्रांसलेशनल में या तो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के अलोंग मूव करेगा, यहाँ पर क्या एक एक्सिस के अबाउट मूव करेगा। तो जितना भी ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उस बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। चलो अब हम इसको डिफाइन करके लिखते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, ठीक है, डिफाइन करते हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ system of particle system of particle is the point, ठीक है, where all systems where mass of whole system is concentrated, ठीक है, और concentrated, and all external forces are applied at that point. All external forces are applied at that point. ठीक है, क्या करें, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द पॉइंट वेयर मास ऑफ होल सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस करेंगे, और उस पॉइंट पे मानेंगे कि पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और फिर उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो जो पॉइंट है उसको कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ मास, क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लेते हैं,
दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखेंगे कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, center of mass is a point that that represents average location of location for total mass of the system। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक डेफिनेशन हो गया इसका। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते चलते हैं कि कैसे सेंटर ऑफ मास जो है वो निकाला जाता है किसी भी अरेंजमेंट का। ठीक है, तो सिस्टम सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, चलो अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या कि यहाँ पर एक नहीं पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल सारा मिल करके क्या बनाएगा, एक सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल में भी अगर हम अभी सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप में 2 पार्टिकल लेते हैं, ज्यादा नहीं 2 पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, पार्टिकल कहने का मतलब क्या, पार्टिकल कहने का मतलब क्या है, पॉइंट मास। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी पॉइंट मास है। तो जैसे देखो अभी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक मास अगर मान लो m1 है, वो यहाँ पर है। ठीक है, दूसरा मास अगर मान लिया m2 यहाँ पर है। ठीक है ना, और इसको कितना, यहाँ पर ओरिजिन है तो इसको x1 डिस्टेंस पे रखेंगे और दूसरे को क्या रख रहे हैं, x2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो m1 x1 प्लस m2 x2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये जो सेंटर ऑफ मास जो होगा ये कहाँ लाई करेगा, लाइज बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग क्या, द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ नहीं लिख सकते यहाँ पर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस। ठीक है, मतलब कहने का ये कि इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो कौन सा होगा, तो ये वाला लाइन ज्वाइनिंग होगा यहाँ से ये। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे लाई करेगा तो उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकल गया, तो यहाँ से वो डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए ये। ठीक है, ये हो गया आपका एक सेंटर ऑफ मास, मतलब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब दो पार्टिकल होंगे, राइट। अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर दो पार्टिकल है, अब अगर यहाँ पर जैसे अब इसका एग्जांपल भी अगर आप लेना चाहोगे तो ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर देखो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, यहाँ पर इस पार्टिकल का लोकेशन क्या है 20, यहाँ पर मास कितना है 2 kg, यहाँ पर मास कितना है 4 kg, राइट। यहाँ पर लोकेशन क्या लेते हैं 40। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो m1 कितना है 2 kg और पोजीशन इसका कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 16 20, 20/6 तो 20/6 ए एक्स का वैल्यू होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो 2 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मतलब देखो ये 3.6 कुछ आएगा ऐसे, एक सेकेंड, 10/3 है ना, तो 10/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3.33 कुछ आएगा ऐसे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 यहाँ पर लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के को कनेक्ट करने वाले लाइन के बीच में कहीं। ठीक है, तो ये तो दो पार्टिकल थे। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी तो ही नहीं है हमेशा दो ही पार्टिकल रहेंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, अगर मेनी पार्टिकल्स रहेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, मेनी पार्टिकल्स जब रहेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पर लेट मासेस m1 m2 m3, ठीक है, m3 और ये सारे कहाँ तक है mn। ठीक है, mn आर द, यहाँ से आर द masses of each particle। ठीक है, सारे के पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ है
M1 M2 M10, ठीक है। अब इसका लोकेशन भी दिया हुआ है एंड its location on x axis, location on x axis is कितना, ऐसे ले लेते x1 x2 and so on till xn, then पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन करते चले जाएंगे कहां तक, mn xn तक, ठीक है। और फिर नीचे डिवाइड करेंगे हम लोग, नीचे डिवाइड करेंगे कितने से, m1 प्लस m2 एंड सो ऑन टिल mn तक, ओके। तो यहां तक करेंगे। अब इसके बाद इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर समेशन, सबको सम कर रहे हैं तो यहाँ पर एम आई एक्स आई, ठीक है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई हो गया, वेयर आई इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये पूरा समेशन को दिखा रहा है, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो यहाँ पर टोटल मास अगर m है तो टोटल मास ऐसे दिखा दो, m है क्या आपका, तो टोटल मास, सबका मास यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका मेनी पार्टिकल्स के केस में। नाउ अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहे, ठीक है। पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड रह सकता है आपका 2 डायमेंशन में भी, 3 डायमेंशन में भी स्कैटर्ड रह सकता है, ठीक है। तो फिर वैसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट लिखते हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन का क्या मतलब, मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मास 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो देखो अभी आप एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या देखे थे, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई, ठीक है। और फिर जाकर के इसको i इज इक्वल टू 1 to n ऐसे करेंगे, तो उसी तरीके से सारे पार्टिकल्स का y कोऑर्डिनेट भी होगा, सारे पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट भी होगा, तो उनका लोकेशन अगर निकालना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ओके। तो ये चीजें हैं यहाँ पर कि अगर एक सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, वाई सेंटर ऑफ मास लगाना तो ये फॉर्मूला लगाओ, और जेड सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मतलब सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन हो जाएगा, अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा फिर ऐसे सिचुएशन में, तो एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप, वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप और जेड सेंटर ऑफ मास के कैप, ठीक है, इस तरीके से। और जिस तरीके से आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे उसी तरीके से आपको वाई एक्सिस के अलोंग चलना है, और उसी तरीके से आपको जेड एक्सिस की तरफ चलना है, और इस तरीके से आप काम कर लोगे। तो अगर पोजीशन, अब इसको थोड़ा सा हम, ओके, अब इसको अगर हम समराइज्ड वे में अगर दिखाएं तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, जैसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, मतलब अभी क्या कर रहे थे हम लोग, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देख रहे थे, ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर पोजीशन अगर देखा जाए तो पोजीशन आप कैसे लिखोगे, तो अगर एक्स सेंटर ऑफ मास कॉमा वाई सेंटर ऑफ मास कॉमा जेड सेंटर ऑफ मास, जैसे किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ए बी सी इस तरीके से, तो ये हो गया आपका पोजीशन, और ये है आपका क्या, पोजीशन वेक्टर, ये है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरीके से लिख लेंगे, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस तरीके से। तो अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको निकालना तो m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन टिल mn rn, तो पोजीशन पूछेगा तो कोऑर्डिनेट बताना है, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में ए बी सी डी 1,2 1 2, 3 ऐसे करते हैं ना, तो वो उस तरीके से पोजीशन वेक्टर पूछेगा तो आप आई कैप जे कैप के कैप में बताना। तो यहाँ पर भी आप mn m1 टू m1 m ऐसे m3 टू mn ऐसे कर लेंगे, तो ये हो गया आपका टोटल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। चलो देखो अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले लेते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल ऐसे आप ले सकते हो, एक पार्टिकल आपका यहाँ पर 0,0 पे रह जाएगा, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर 1,2 पे है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे लाइक ये तो बीच में आ गया ना, इसको एक काम कर लेते हैं, 1,2 तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है पॉइंट, ठीक है, इसको यहाँ से तो हटाना ही पड़ेगा, तो इसको हटा दो ऐसे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर
इसका कोऑर्डिनेट जो ले लेते हैं हम लोग 4,0 लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है 2,2 ऐसे ले लेते हैं। अब इस पे मास कितना है 1 kg, यहाँ पर मास कितना है 4 kg, यहाँ पर मास कितना है 5 kg। अब आपसे पूछेंगे कि फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे करोगे? तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम लोग सबका कोऑर्डिनेट तो पता है, एक सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर m1 x1 मतलब इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, फटाफट सॉल्व इसको करते हैं। तो 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, देखो यहाँ पर मास कितना है 1 kg है, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट और ये मास, ठीक है। m3 x3, x3 यहाँ पर मास कितना है, मास है आपका 5 kg, तो मास आप 5 kg रखोगे, अब पोजीशन कितना है 4, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 0 2 और 4, 0 2 और 4 ऐसे हो गया। अब टोटल मास नीचे लिख दो, तो टोटल मास कितना हो गया, तो 4 kg प्लस 1 kg प्लस 5 kg। अब इसका उसी तरीके से y सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकालेंगे, तो वो कितना होगा, तो m2 सॉरी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 ऐसे करेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 सिंपली। अब यहाँ पर m1 क्या है 4 kg है, x y कोऑर्डिनेट 0 प्लस दूसरा क्या है 1 kg है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, और तीसरा क्या है 5 kg, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस 5। और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि ये पूरा xy प्लेन में, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। चलो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ तो इस क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसा है, ये कब का क्वेश्चन है आपका आईआईटी 2009 का। चलो देखते हैं, इसमें सिचुएशन दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर एक लिप्स है इस तरीके का, ठीक है। और बाकी क्या क्या डायग्राम आप देख रहे हैं। अब ये सब सारा कुछ जो डायग्राम बनाया गया है ना, ये इंक का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज लिखेंगे कि फिगर इज ड्रॉन यूजिंग इंक, इंक का यूज करके बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस, ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस, ठीक है। अब उसके बाद, अब इसके बाद पूछ रहा है कि मास ऑफ इंक यूज टू ड्रॉ इनर सर्किल एंड इच, मतलब इसका मास जो है m है, इसका मास दिया हुआ m है, और ये दोनों मास का, तो मास का m हो गया, ठीक है। एंड ईच ऑफ द टू लाइन सेगमेंट, अच्छा 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब 2 लाइन सेगमेंट, एक यहाँ पर इसका नाक भी है और एक ये भी है, तो इसका भी मास m दिया हुआ है, इसका भी मास m दिया हुआ है, ठीक है। अब सबका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर बता रहा है, ठीक है। तो इस पूरे बड़े वाले, इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास है कितना 6m, ठीक है। अब सबका सेंटर बता रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको बॉडी 1 बोलते हैं, इसको बॉडी 2 बोलते हैं, इसका बॉडी 3 बोलते हैं, इसको बॉडी 4 बोलते हैं, इसको बॉडी 5 बोलते हैं, ठीक है। तो सबका जब नाम हो गया तो अब हम एक एक करके सबका नाम बताते हैं। तो 1 का सेंटर जो होगा वो कहाँ पर है 0,0 पे है, ठीक है। और जो लेफ्ट इनर सर्कल है मतलब 2 का, उसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो -a, ठीक है। और राइट का कितना है, थर्ड वाला का लोकेशन क्या है a, है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन मतलब फोर्थ वाले का जो लोकेशन है वो कितना है 0,0 है। इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दो, फिर नाक को थोड़ा लंबा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो फिफ्थ वन है, उसको क्या करना है, उसका पोजीशन है आपका 0, -a। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ डिफरेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया ना ये, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि केवल आपसे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या करोगे, m1 y1, तो यहाँ पर सबका मास भी लिख देते हैं। इसका मास कितना है 6m, इसका मास कितना है 2 का मास भी m है, इसका भी मास m है, सबका मास तो m ही है, ठीक है। सबका मास m है। तो देखो अब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 6m इंटू 0, 6m इंटू 0 और प्लस a और a, तो 2 बार a है तो ma प्लस ma करो, और एक बार माइनस है तो यहाँ पे माइनस ma, और डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है। टोटल मास कितना है, तो 6 7 8 9 10, तो डिवाइडेड बाय 10m, ठीक है। अब यहाँ से एक खत्म,
तो और ये तो 0 ही है, बचेगा कितना a/10, बस हो गया लोकेशन। तो इतना इजी है, इस क्वेश्चन को बनाने में आपको अगर प्रॉपर समझ आ गया तो 2 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलो हाँ, अब देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो होना चाहिए सेंटर ऑफ मास के बारे में, उसको हम लोग बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो फिजिकल, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है फिजिकल पार्टिकल का, ना कि ये कोई कोऑर्डिनेट है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल जाएगा तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। जैसे अगर माना जाए ये अगर रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर 2 बॉडी है, यहाँ पर एक का लोकेशन, यहाँ पर 1 केजी का ब्लॉक यहाँ पर है और दूसरा 1 केजी का ब्लॉक यहाँ पर है, और मान लो यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लो, तो इसका लोकेशन अगर 0,0 हो गया, इसका लोकेशन अगर 5,0 हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछोगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा, 1 into 0 plus 5 into 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 plus 1 दैट इज 5/2। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस था उसका आधा, तो मिड पॉइंट, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा तो मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, उसके जस्ट मिडिल में रहेगा, है ना। तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर समराइज करके लिखते हैं कि ये जो लोकेशन से तो हम बता रहे हैं कि हाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ इस पोजीशन पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे। कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल से, जैसे यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल, तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो, ये डिस्टेंस अगर x1 और ये डिस्टेंस अगर h2 है तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, समझ रहे हैं, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसका कोऑर्डिनेट बदल सकता है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल पार्टिकल, फिजिकल पार्टिकल, property of physical particles, not the coordinate system we use, not the coordinate, not the coordinate system we use, ठीक है। मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, is independent of coordinate system chosen, coordinate system chosen, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया। अब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो है यहाँ पर समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं उस पे, ठीक है। तो फिर ये डिपेंड करता किस चीज पे, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस पे, शेप ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, शेप ऑफ बॉडी, ठीक है। और वो बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसके कौन कौन से लोग, क्या क्या लोकेशन है, इन दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ मास जो है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा मास के अंदर ही, जैसे अगर मान लो, जैसे अगर देखा जाए, अगर ये प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट का सेंटर ऑफ मास हम लोग कहाँ देखते हैं, यहाँ पर होगा। अगर ये इस तरह का प्लेट होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिंग का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, रिंग का बात किया जाए, है ना। तो रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पर ऐसे रिंग बना दिए, तो ये रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो ये सब पोजीशन है क्या, सेंटर ऑफ मास, ये सब पोजीशन है क्या, सेंटर ऑफ मास का। तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके जस्ट बीच में, इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट बीच में। तो क्यों बोलते हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे, तो लॉजिक ये है कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब क्या, कि जैसे देखो ये लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और ये लाइन भी जो है ना, ये भी क्या है, आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, मतलब जिस लाइन के अबाउट मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो,
ठीक है, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और फिर जाकर के ये जो जिस पॉइंट पे दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट के, कोई भी दो एक्सिस, जरूरी नहीं परपेंडिकुलर हो, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर किसको कहते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर किसको कहते हैं। तो पॉइंट एट विच axis of symmetry, at which two axes of symmetry intersect। ठीक है, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर। एंड फॉर यूनिफॉर्मली या होमोजीनियस, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास कहने का मतलब क्या कि हर एक पोर्शन जो अगर इक्वल एरिया कहीं से तुम काट लोगे ना, तो उससे उस एरिया में जो मास होगा वो सेम रहेगा। तो फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास क्या होगा, एंड फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। कहां पे लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ अब देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करें। अब अगर आपका रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब देखो ये है दो लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पर ये कट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर कट तो कर रहा है, अब देखो इस पॉइंट पे मास लाई कर रहा है क्या, नहीं ना। मास कहाँ लाई कर रहा है, तो मास लाई कर रहा है आपको इस पे। ठीक है, रिंग के पेरीफेरी पे मास लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज कंसेप्ट क्लियर होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास हो वहां पर मास हो भी सही। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, center of mass of an object need not lie within the object। ठीक है, ये चीज को हमको समझना पड़ेगा, does not lie within the object। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को। अभी एक टॉपिक सिखाएंगे, अभी एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होगा, और ये फॉर्मूला का यूज बहुत ह्यूज है। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले के बेस पे सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं, सिचुएशन को पहले समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, क्या है ये, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपसे पूछा जाए तो कितना करोगे आप, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, m1 प्लस m2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका m2 डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। परफेक्ट है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस देख रहे हैं मेनली कि ये सेंटर ऑफ मास से इस बॉडी की दूरी कितना है, x1 है। ठीक है, तो x1 बराबर आप कितना लिखोगे, तो m2 डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है कि नहीं है। ये दूरी जो है ये x1 क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम किससे, डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से ये दूरी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और सीखेंगे, क्या x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा आपका d। सो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस x1 हो जाएगा, है ना। अब d माइनस m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ऐसे करेंगे, है ना। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ऐसे आएगा m1d प्लस m2d माइनस m2d, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो m2d कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर m2d कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ रहा है रिजल्ट। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू आ रहा है क्या, m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x2 इज इक्वल टू होता है m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, जब इतना रिजल्ट आ जा रहा है तो एक काम क्यों नहीं करते हम लोग, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, x1 बाई x2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है कैंसिल आउट होगा, ऊपर में क्या बचेगा, केवल m2 और नीचे में क्या बचेगा, m1। तो यहाँ से रिजल्ट आता है क्या, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2।
ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते इस ये कहेगा क्या, ये कहेगा क्या? देखो, यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि ये m1 अगर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि m इंटू एक्स क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? m इंटू एक्स क्या है? कांस्टेंट है। अगर x ज्यादा होगा तो m कम होगा, अगर m कम होगा तो x ज्यादा होगा, है ना? मतलब दोनों में से कोई एक अगर कम होगा तो दूसरा ज्यादा, दूसरा अगर कम होगा तो पहला ज्यादा। ये चीज होता है यहाँ पर मेनली। ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको क्या कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा वो सेंटर ऑफ मास से नजदीक होगा, और जिसका मास कम तो यहाँ पर कहेंगे कि हेवियर, हेवी द बॉडी क्लोजर इट विल बी, क्लोजर इट विल बी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और जो लाइट होगा वो क्या होगा? दूर हो जाएगा। ठीक है। लाइटर द बॉडी क्या होगा? मोर इट विल बी, मोर इट विल बी अवे, मोर इट विल बी अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। बस इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जैसे अगर मान लिया जाए, ऐसे सिचुएशन कभी जनरेट हो जाए कि यहाँ पर m1 है, ये x1 लोकेशन पे हो और दूसरा x2 लोकेशन पे है ना? ये दूरी पे है। अब अगर इसमें अगर ये अगर d डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो फिर सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए इसको कितना दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा कभी भी। ठीक है। तो वहां पर आप सीधा क्या लगाओगे? m1। देखो, तो फिर आप अगर ऐसे करोगे तो फिर ये सेंटर ऑफ मास को आपको यहीं रखना है ना? तो अब अगर इसको यहाँ पर शिफ्ट करके लेके चले गए, मतलब ए से बी तक लेके चले गए, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये सी से डी कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये इसको अगर हम लोग x मान ले तो ये x कितना होगा? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? m1 और x1 प्लस टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू m2 इंटू x2 प्लस क्या? x ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जाकर के हम लोग को पहले से पता था m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या, अगर दोनों को एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, है ना? दोनों इक्वेशन को देख लिए तो यहाँ पर m1 x1 और m2 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? m1d इज इक्वल टू m2x। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 बाई m2 इंटू डी। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तब जाकर के सेंटर ऑफ मास मतलब सेम ही पोजीशन पे रहेगा। खैर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। चलो, अब इसके बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग अभी देखेंगे, है ना? चलो एक काम करते हैं अभी। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ रेडियस 2r। ऑफ रेडियस कितना दिया? और 2r, तो मतलब इसका रेडियस कितना दिया? 2r। ठीक है। अब इस प्लेट में से एक पोर्शन कट करके हटा लिया गया। ठीक है। जिसका रेडियस कितना है? यहाँ पर r रेडियस दिया हुआ है। ठीक है। तो जब हटा लिया गया तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग प्लेट। ठीक है। तो मतलब इस जो रिमेनिंग प्लेट आपके पास जो बचेगा, इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। अब ये क्वेश्चन को हम लोग क्या m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 ये वाला फॉर्मूला यूज करके बनाएंगे। वैसे इसका दूसरा तरीका भी हो है, लेकिन इसको अभी हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे कैसे ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले को यूज करके बनाया जा सकता है, काफी आसान तरीके से। अब देखो बात को समझते हैं। दो पोर्शन लेते हैं। इस वाले प्लेट को हम लोग क्या मानते हैं? पी प्लेट है, तो पी प्लेट इसको मान लेते हैं। ठीक है। अब ये जो कट होकर के हटा है, रिमूव प्लेट जो है, उसको हम लोग मान लेते हैं क्या? क्या मान ले? कोई ऐसे नाम दे देते हैं, डिस्क को डी मान लेते हैं। यहाँ पर ये डिस्क है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? डी। ये रिमूव्ड वाला। ठीक है। अब देखो, अगर ये पूरा अरेंजमेंट होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? यहाँ पर होता। ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास, ये जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है। अब अगर जो पार्ट कटा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो लोकेशन है वो एक्स डी है कि नहीं है?
और ये जो लोकेशन है क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो फिर बचे हुए जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास लेट से कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो पोर्शन होगा यहाँ पर होगा, तो ये लोकेशन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एक्स पी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिचुएशन को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर एक मास, यहाँ पर एक क्या है, एम डी है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, एक्स एम पी है। ठीक है, और दोनों जो है, दोनों की दूरी, अब यहाँ पर क्या है कि ये दूरी जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है वो कितना है, आर, आर डिस्टेंस पे ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ आर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब आपको ये दूरी पूछ रहा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, राइट। तो अब यहाँ पर हम आराम से काम कर सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या होगा, सिंपली हम लोग को मास ऑफ डिस्क निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, अगर मान लिया जाए इसका डेंसिटी, अगर रो ले लेते हैं, लेट रो जो है इसका डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी, तो यहाँ पर मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाता है, अब वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ डी जो होगा वो क्या होगा, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, थिकनेस, थिकनेस को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो थिकनेस को जब हम लोग टी मान लेते हैं तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं। ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के बाद यहाँ पर क्या, रो इंटू टी इंटू एरिया ऑफ डी, ये हो जाएगा एम डी, है ना। तो यहाँ पे रो टी और एरिया ऑफ डी देखना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका एम डी। ओके, अब उसके बाद, उसके बाद अगर हम मास ऑफ प्लेट अगर देखना है तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पी देखेंगे, यहाँ पर डी था तो एरिया ऑफ पी देखेंगे, तो यहाँ पर रो टी और एरिया ऑफ पी की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर समझना इस बात को, एरिया ऑफ पी क्या होगा, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऐसे निकलेगा, तो क्या होगा, रो टी इंटू यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, एम डिस्क और पोजीशन ऑफ डिस्क इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेट इनटू पोजीशन ऑफ प्लेट। अब मास ऑफ डिस्क कितना दिया हुआ है, तो ये वाला पूरा चीज ऐसे पुट करो, रो टी पाई आर स्क्वायर इनटू एक्स डी। एक्स डी कितना है, आर डिस्टेंस पे है ये, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास तो आर डिस्टेंस पे। दूसरा इधर क्या करेंगे, 3 रो टी पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या होगा, पोजीशन, तो एक्सपी, हमको एक्सपी निकालना है। अब देखो इसमें अच्छी बात क्या है कि ये पूरा कैंसिल आउट होगा यहाँ से, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट होगा। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पर रो टी पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर रो टी पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, राइट। तो अब बचेगा क्या, तो बचेगा इस साइड में बचेगा आर और इस साइड में बचेगा क्या, 3 एक्सपी। इसका मतलब यहाँ पर एक्सपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई 3। मतलब ये जो बचा हुआ पोर्शन जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा था, ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसका लोकेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगा वो r/3। मतलब ये जो दूरी है वो कितना होगा, r/3। तो जब भी इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि कितना से शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो आप m1 x1 का फॉर्मूला लगा करके काफी आसान तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अच्छा देखो एक चीज और है, जब इस तरीके से डील करते रहेंगे ना हम लोग, तो हम लोग को एक चीज और सोचना है कि देखो डेंसिटी सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या किए, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 किए, ठीक है ना। अब इसको क्या लिखिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम x1, यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इंटू x2, ऐसे किए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रो इंटू टी इंटू a1 x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू टी इंटू a2 x2। अब बेसिकली ये रोटी रोटी हटा देते हैं, सिंपली आप a1 x1 इज इक्वल टू a2 x2 भी लगा सकते थे। ठीक है, a1 x1 इज इक्वल टू a2 x2 भी लगा सकते थे। ये तब जब when mass is uniformly distributed,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया। जब एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ऐसे, और नहीं तो सिंपल v1 x1 इज इक्वल टू v2 x2, ये कर लेंगे। अब यहाँ पर v1 v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1, और ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ 2। जैसे यहाँ पर अभी डिस्क था ना, हो सकता है कि सॉलिड स्फीयर होता, तो वहां पर सिंपल वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ 2। और ये क्या है, when mass is uniformly distributed in distributed in क्या वॉल्यूम, तब ये फॉर्मूला लगाओगे आप। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आप लोग सम करा लेते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। बस इसका एक स्टेप आगे बढ़ा करके एक फिर से स्फीयर ले लिए बड़ा सा, ओके, और यहाँ पर इस स्फीयर को यहाँ पर ऐसे रख लिए, ठीक है ना। अब इस स्फीयर में से एक छोटा सा स्फीयर ऐसे कट करके निकाल लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से यहाँ पर एक, यहाँ का जो इसका सेंटर है वो कितने दूरी पे है उसको भी हम लोग फिक्स कर लेते हैं। उसका जो सेंटर है यहाँ से ये दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है r/2, ठीक है। अब इसकी दूरी, इसका रेडियस कितना है r है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा रेडियस कितना है स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ से ये दूरी, अब ऐसे सिचुएशन में बताना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ find the position of center of mass, find the position of center of mass of disk, ठीक है, when hole of radius r is made at x equal to r/2, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप बनाओ कैसे इसको बनाओगे, ठीक है ना। और ये है आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, ये क्वेश्चन करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अब पूरा लंबा कहानी नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे कि इसको हम लोग कंसीडर करेंगे दो पार्ट, ठीक है। एक पार्ट कंसीडर करेंगे बड़ा वाला, ठीक है, और दूसरा पार्ट कंसीडर करेंगे क्या, ये छोटा सा, ठीक है ना। इसका सेंटर, इस पूरे, अगर यहाँ पर ये होल नहीं रहता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता, यहाँ पे रहता, ठीक है। अब यहाँ से ये होल हटा दिया गया तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ऐसे शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है ना। तो इनिशियली ऐसे कर सकते हैं, इनिशियली पोजीशन सेंटर ऑफ मास जो होगा, इनिशियली सेंटर ऑफ मास वाज एट क्या, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, एंड आफ्टर मेकिंग होल बनाने के बाद लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ remaining part shifted by x x से शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स देखो यहाँ पर क्या है कि ये पोर्शन कट करके हटा दिए, तो अब जो कटा हुआ पोर्शन है ये, ठीक है, ये वाला पूरा जो पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से कितने दूरी पे है, r/2 डिस्टेंस पे। अब इसका मास हम लोग ले लेते हैं m1, इसका मास लेते हैं m2, ठीक है ना। तो अब ये जो है सेंटर ऑफ मास, अब इसको कंसीडर ऐसे कर सकते हैं कि ये जो m1 है वो यहाँ पर है, m2 जो है वो यहाँ पर है। अब m2 जो है वो कितने दूरी पे है, r/2 दूरी पे है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास किस लोकेशन पे है, 0,0 से, और ये किधर,
ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो x दूरी पे है, मतलब रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, x पे होगा। तो आपको क्या x का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे आप m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 करोगे एंड सिंपली a1 x1 इज इक्वल टू a2 x2 करोगे, राइट। अब a1 a2 कर लो आप, तो इधर का एरिया अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे आप, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एरिया और यहाँ पर हो जाएगा क्या, r/2, ठीक है ना। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में हो जाएगा आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई r/2 और इधर पूरा ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो ये जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप सीखे थे ना, क्या सीखे थे आप, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब इन केस ऑफ बॉडीज, ठीक है, of uniformly mass distributed, of uniformly mass distributed in area, क्या करोगे, एक सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, तो देखो बताते हैं। यहाँ पर फिर मास को क्या करोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे। अब यहाँ भी डेंसिटी, यहाँ भी डेंसिटी, यहाँ भी डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी, ठीक है। तो क्यों ना हम डेंसिटी को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर ले, कर सकते हैं नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू थिकनेस और इंटू फिर a1 x1, यहाँ पर डेंसिटी इंटू थिकनेस इंटू a2 x2, राइट। और यहाँ पर फिर डेंसिटी इंटू थिकनेस सबका और सबका एरिया, यहाँ पर एरिया a1 प्लस a2 ऐसे। तो क्यों ना हम सिंपल तरीका अपनाए, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। अगर वॉल्यूम में इफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, if mass distributed in volume, क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इस तरीके से हम लोग करेंगे चीज को। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर एक स्क्वायर का प्लेट था, उसको 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया गया और एक इक्वल पार्ट जो है रिमूव कर दिया गया। अब रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक पार्ट को, इसको जैसे 1 मान लेंगे आप, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो इसका इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट, सबका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताते हैं, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ, वो कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी a/2 है, तो ये दूरी जो होगा वो a/4 होगा, ठीक है। ये दूरी जो होगा वो कितना होगा, a/4 होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा a/4 हो गया, और ये दूरी जो है वो आपका कितना हो जाएगा, मतलब सब a/2, मतलब यहाँ से यहाँ भी a/4, यहाँ से यहाँ भी a/4, ऐसे सब कुछ हो गया। तो अब हम लोग सबका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x a/4 पे, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से a/4 a/4 a/4, तो 3a/4, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ पर a/4 x कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी, a/4 a/4। थर्ड का बात अगर करेंगे तो थर्ड का पार्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड ये है ना, तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3a/4 और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो a/4 पे होगा। अब यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3। अब एक्चुअल में देखो यहाँ पर तीनों का एरिया क्या होगा, सेम सेम होगा। तो क्यों ना हम इसको a को ऊपर में कॉमन ले लेते हैं और सबका x कोऑर्डिनेट को ऐड करते चले जाते हैं, तो a/4 प्लस a/4 प्लस 3a/4 ऊपर में ऐसे हो गया, और नीचे में क्या करेंगे, यहाँ पर 3a कर देंगे सीधा सीधा, तो ये कैंसिल। तो एरिया हमको निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं एरिया सबका सेम है।
मास डेंसिटी में उतना जाने का जरूरत ही नहीं, यहाँ पर हमारा काम ऐसे ही हो जा रहा है। तो वन बाई क्या करेंगे यहाँ पर 1/3 टाइम्स 2a/4 इधर है ही 2 और 5a/4 हो जाएगा। तो एक काम कर लो यहाँ पर सीधे सीधे आप 5a/4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया। तो जिस तरीके से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले उसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो आराम से, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो देखो अब यहाँ पर क्या है कि पूरा जो पार्ट है उसमें सेम डेंसिटी नहीं है, इधर का डेंसिटी कुछ और है, इधर का डेंसिटी कुछ और है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा वो बताओ आप, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको दो मास कंसीडर करना पड़ेगा, एक इसको अलग और इसको अलग कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा और इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा L/4, 0 और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि L/2 तो आपका ये है, L/2 तो ये है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा L/4 दैट मीन्स यहाँ पर 3L/4, 0, ठीक है। अब इसका m1 जो निकालना होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखो वैसे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय क्या m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, मास की जगह पे आप क्या लिखोगे ρ1। अब दोनों का एरिया तो बराबर, जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका, इसका भी एरिया a ले लेंगे, इसका भी एरिया a ले लेंगे, ठीक है। तो ρ1a और x1 का वैल्यू कितना है L/4, ठीक, और प्लस ρ2 एरिया, एरिया कितना है इसका भी एरिया a। अब यहाँ पर 3L/4, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर ρ1 प्लस ρ2 इंटू a। अब देखो यहाँ पर हम क्या थोड़ा सा स्मार्टनेस क्या दिखा है कि इसको ज्यादा ब्रेक नहीं किए, एरिया के चक्कर में हम लोग पढ़े ही नहीं, सीधा सीधा इसको कैंसिल करके हटा देंगे ठीक है। अब केवल ρ1 ρ2 और अब जो बचेगा उसमें अब हम लोग डील करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा ρ1L इस तरीके से है और इधर क्या हो जाएगा आपका ρ2 इंटू 3L और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू ρ1 प्लस ρ2, है ना। तो अगर डेंसिटी भी वेरी भी करेगा तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बेसिकली आंसर क्या होगा ρ1 प्लस 3ρ2 इंटू L डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा L/4 ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर जाएगा ρ1 प्लस ρ2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास आराम से निकाल पाओगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इस अरेंजमेंट में आपसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताइए। तो यहाँ पर देखो क्या है कि गड़बड़ी कहाँ पर होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर गड़बड़ी जो गड़बड़ करेंगे आप वो बताते हैं कि सबका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सही नहीं कर पाओगे आप। अगर लोकेशन सही कर लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। देखो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मान लेते हैं क्या थर्ड, ओके। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पर होगा बीच में L/2 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो 1 का जो कोऑर्डिनेट है वो कितने डिस्टेंस पे होगा L/2, 0 पे होगा। इसका मास भी कितना है m है। सेकेंड जो हुआ वो यहाँ से L/2 पे है, लेकिन यहाँ से कितने दूरी पे है, तो L/2 इधर और L/2 इतने दूरी पे है और इसका भी मास कितना m है। थर्ड जो है वो यहाँ से इसका मतलब ये जो बॉडी है यूनिफॉर्मली होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो ये दूरी हो गया आपका कितना L/2। तो अगर ये दूरी L/2 है लेकिन इसकी दूरी कहाँ से हमको देखना है, यहाँ से देखना है ये दूरी, है ना। तो वो कितना हो जाएगा आपका, तो ये L/2 L/4 भी ऐड करेंगे आप, तो L/2 प्लस L/4 तो ऐड करोगे और बाद में फिर L/2 ऐड करोगे और फिर जा करके ये आप सारे का कोऑर्डिनेट लोकेशन आप डिफाइन कर लिए। नाउ अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो क्या करेंगे, m L/2, ठीक है, या दूसरे में m L और तीसरे में क्या करेंगे L/2 और L/2 तो हो गया L। तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, चलो लिख देते हैं और क्या, L प्लस L/4, ठीक है, अनडिवाइडेड बाय यहाँ पर 3L। तो ये m कैंसिल आउट, तो 1/3 और फिर L/2 प्लस L प्लस L प्लस L/4,
आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आराम से निकल रहा है। सुनो, देखो इसको क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। पहला बॉडी जो है वो यहाँ पर L/2 डिस्टेंस पे होगा, परफेक्ट। अब दूसरा बॉडी जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब जो दूसरा बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ, L/2, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास भी कुछ यहाँ पर है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, L/2। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा L, ठीक है। अब तीसरे बॉडी की बात करेंगे तो तीसरा बॉडी जो है अगर मान लिया यहाँ तक रखा, यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। तो देखो ये जो तीसरा बॉडी जो है वो एक तो दूरी हो गया L/2, मतलब दूसरा ब्लॉक जहां पर रखा हुआ था। अब दूसरे ब्लॉक से भी ये दूरी जो है L/4 है, ठीक है। अब जाकर के इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा, समझ रहे हो। तो टोटल इतने दूर पे है इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो जाएगा, L/2 प्लस L/4 प्लस L/2। अब ये सब चीजें हमको समझना है, एक्स कोऑर्डिनेट सबका। और देखो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट के बारे में यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज इसके थिकनेस के बारे में भी तो पूछता। थिकनेस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है।